नमस्कार दोस्तों। देखो बात, तो हम लोगों ने क्या 123 तक कर लिया था। अब आगे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का अनुच्छेद आगे का अनुच्छेद है 124। 124 में कहा गया है कि जो भी भारत का संविधान है उसके तहत 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात किया गया है। अनुच्छेद 124 क्या है? अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर? अनुच्छेद 124 में क्या बोला गया है कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाएगा और एक गठन किया जाएगा। 124 में बात बोला गया, मतलब भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत कह रहा है। और जो भी अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या जो भी होगा वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। देखो ये संसद को बढ़ाना और घटाना सब संसद के पास पावर दिया गया। आपको पता है ना कि जब हमारा देश आजाद नहीं था, आजाद था मतलब संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था, उस समय आप देखोगे ना तो एक 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 मुख्य न्यायाधीश थे, एक एक चीफ जस्टिस होता था। चीफ जस्टिस और 7 जो होते थे ना वो अनजस्टिस होते थे। लेकिन अभी वर्तमान में देखोगे तो एक जस्टिस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होती है और 33 जो है वो जस्टिस है। जस्टिस तो टोटल मिला के अभी देखोगे 34 कुल मिला के न्यायाधीश है। ठीक है, आपको पता होगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। देखो यहाँ तक सारा काम जो है ना अनुच्छेद 124 में ही बोला गया है, सारा काम। ठीक है, तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मोस्टली देखोगे जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अन्य न्यायाधीश की भी जो नियुक्ति होती है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी परामर्श लिया जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो भी सिस्टम है वो कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है, मतलब कॉलेजियम सिस्टम होता है। ठीक है, योग्यता आपको पता है कि ये कोई भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की दृष्टि में एक विशिष्ट जस्टिस किया हो। ठीक है, इनकी जो कार्यकाल होती है वो 65 वर्ष का होता है। कार्यकाल जो होती है वो 65 वर्ष का होता है। ठीक है, 65 वर्ष तक बने रहते हैं। हटाने की प्रक्रिया जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है तो इनको भी रिमूवल या इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। हटाना इतना आसान नहीं है, दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें कहाँ है? अनुच्छेद 124 में बोला गया है। इनकी योग्यता, फिर इनकी नियुक्ति, इनकी कार्यकाल सब 124 से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 124 में है ना, देख रहे हो गठन की बात किया गया तो स्ट्रक्चर जो भी होगा वो सब 124 में, अपॉइंटमेंट, इनका कार्यकाल क्या होगा सब 124 में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 124 में क्या क्या बोला गया है, उनका कार्यकाल क्या होगा। अभी देखो वर्तमान में आप देखोगे ना तो 34 न्यायाधीश हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, समझ रहे हो ना, 34 न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, मतलब हमारे देश में अभी भी 34 न्यायाधीश है। ठीक है, तो इतना जान लो कि भारत के जो संविधान है 124 में बांटा गया है न्यायपालिका को, उसमें बोला गया है जो सुप्रीम कोर्ट है वो 124 में है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं और जो भी 33 लोग हैं ना वो न्यायाधीश हैं। ठीक है, इनकी प्रक्रिया आप सभी जानते हो। अगला कह रहा है 125 में, 125 जो है ना वो न्यायाधीश के वेतन से संबंधित है। 125 में इनको वेतन कैसे दिया जाएगा, क्या कितना वेतन दिया जाएगा, ये सब प्रोसीजर जो भी है वो 125 में बताया गया है। न्यायाधीश को वेतन कितना दिया जाएगा ये सब बातें बताई गई है 125 में। समझ में आया? 125 में मतलब ना कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे उनके वेतन, देखो यहाँ पे वेतन की बात नहीं किया गया, सब चीज बात किया गया। वेतन की बात किया गया है
कितना उनको भत्ता मिलेगा, छुट्टियां मिलेगी, उनकी सेवाएं शर्तें क्या होगी, सब न्यायाधीश 125 के तहत बताया गया। और आपको पता होगा कि जो न्यायाधीश जी का वेतन मिलती है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। और ये वेतन में परिवर्तन इतना जल्दी आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारे शर्तें होती है। आपको पता होगा कि जो मुख्य न्यायाधीश होती है उनकी जो सेवाएं होती है और शर्तें होती है, मीन सैलरी कितना मिलता है, तो 2,80,000 मिलती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आती है 125, 126। देखो 126 जो है ना, वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। देखो ये अनुच्छेद इस स्थिति में होती है जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो भी हो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते या अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या वैकेंट पद हो। कभी कभी होती है ना कि मुख्य न्यायाधीश मान लो छुट्टी पे चली गई हो, उनका तबीयत खराब हो या कोई कुछ भी कारण हो सकता है, तो जब या तो अपने कर्तव्य को सही से पालन नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे स्थिति में उस सीट को वैकेंट रखा जाता है। तो उसी तो अब देखो, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं कर 2-4 महीना के लिए पद खाली कर दे, ऐसा ये पद नहीं है। ये अर्जेंट नीड की जरूरत पड़ती है, मतलब इनको एकदम रिक्वायरमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होती है ना, 126 में क्या किया जाता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त हो जाए या अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो, तो जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को चुन लेते हैं, मान लो करवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये एक टेम्पोररी या अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। किस स्थिति में, जब वो रिटायरमेंट ले लिया हो, मृत्यु हो गया हो, इस्तीफा दे दिया हो या इम्पीचमेंट लगा हो, ऐसे स्थिति में एक करवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया जाता है अस्थायी रूप से, समझ रहे हो ना। क्योंकि बहुत सारे कारण होती है ना, कभी कभी वो विदेशी यात्रा पर हो, बीमार हो, छुट्टी पर हो, ठीक है। ये राष्ट्रपति महोदय जी 126 के तहत 126 के तहत 126 के तहत वो करवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुन लेते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल टेम्पोररी होता है, क्यों, लेकिन शक्तियां जो भी होती है ना, सारी शक्तियां जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होगा वो इनको होती है, जितने दिन रहेगा उतने दिन के लिए, लेकिन ये टेम्पोररी होता है, परमानेंट इनको चुना जाता है अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में। या तो वो नियंत्रण आ जाए या डिपेंड करेगा अगले न्यायाधीश कोलेजियम जो सिस्टम बनती है ना उसके अनुसार, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो सर्वोच्च न्यायालय की कामकाज है ना वो बाधित न पड़े, प्रशासनिक और जो भी न्यायिक स्थिरता है वो बना रहे, रिक्त का बाधा ना हो, ठीक है। तो 126 में यही होती है। यहाँ तक क्लियर। 127, यहाँ 126 समझ में आ गया। 127 में देखो कहा रहा है कि तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। देखो तथार्थ न्यायमूर्ति मतलब होती है ना कि जब 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 अगर सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या किसी समय पर्याप्त नहीं है और यह न्यायिक कार्य रुकना नहीं चाहिए, तो इस स्थिति में क्या होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। मतलब ना कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे काम बढ़ चुके हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मान लो अभी 34 है, उनको लगता है कि नहीं और सारे न्यायाधीश होने चाहिए, तो अस्थायी रूप से इनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन परमिशन किनकी लेना होगा, राष्ट्रपति जी की परमिशन लेके किसी भी उच्च न्यायालय के जो भी योग्य नीतिश को होगा ना, सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से आमंत्रित कर लेते हैं। यह न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में तब तक कार्य करते हैं जब तक उनको नीड होती है, नीड के अनुसार। मन लग रहा है कि 3 महीना में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 महीना के लिए काम करेंगे, ठीक है। किसे बुलाया जाता है पता ही होगा, किसको बुलाया जाएगा, जो कानून के जानकार हो, उस स्थिति में रह रहा हो। जैसे मुख्य न्यायाधीश के जो भी न्यायाधीश होंगे सिटिंग हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या उस तरह के जो होती है ना उनकी जो योग्यता होती है, वो अधिकार पावर सब सेम रहती है, कार्यकाल टेम्पोररी रहता है, समझ रहे हो ना, वेतन सुविधा सब उसी समय से मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ना मेनली 127 का मतलब ये समझो कि भीड़, मतलब ना भीड़ हो गया हो, केस की मामला बहुत सारा बढ़ गया हो, या उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करना हो, तो इस स्थिति में किया जाता है, ठीक है। 127। 128 क्या करती है, 128 समझते हैं। 128 कह रहा है ना कि उच्चतम न्यायालय की न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है ना अस्थायी रूप से कम हो जाए
या कुछ मामलों की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो, या सेवानिवृत्त रिटायर न्यायाधीशों को फिर से लिया जा सके। देखो यहाँ पे जो दिया गया ना, देखो यहाँ पे सेवानिवृत्त, कभी कभी क्या होती है ना कि केस काफी जटिल हो जाता है या न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, जो भी रिटायर्ड जज होते हैं उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है कुछ समय के लिए। मामला की संख्या काफी अधिक हो, न्यायाधीशों की संख्या अस्थायी रूप से कम हो, तो ऐसे स्थिति में जो भी रिटायर्ड जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको सहायता के लिए यहाँ नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के परमिशन के अनुसार ही नियुक्त किया जाता है और इनको इनवाइट करते हैं। ठीक है, किसे बुलाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, जो पहले से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सका हो या पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सका हो और ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, उनकी आवश्यकता, उनकी मतलब सहमति से ही नियुक्त किया जाता, मजबूरी में नहीं। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती से आओ करो, नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ना कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जो मेन न्यायाधीश हो, बीमार हो, अवकाश हो, ये सब। ठीक है, तो देखो ये जो है ना 126, 127 और 128 सारा का अगर मतलब देखोगे तो मिला जुला के सेम ही है। कैसे? 126 में यही कहा गया है कि अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश की पद खाली हो, मृत्यु हो चुका हो, या उन्होंने रिजाइन दे दिया हो, या वो फॉरेन में टूर पे हो, या अब अनअवेलेबल हो, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के परमिशन से एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा टेम्पोररी लेवल। ठीक है, अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं तो इनको हटा दिया जाएगा, नहीं तो फिर परमानेंट कोई और चुन लिया जाएगा, ऐसा होती है। फिर 127 में कहा गया ना कि तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। देखो कभी कभी क्या होती है ना कि सुप्रीम कोर्ट में केसों की मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अधिक से अधिक केस बढ़ गई, तो ऐसे स्थिति में वहां न्यायाधीश की कमियां हो जाती हैं। तो इस स्थिति को पूरा करने के लिए 127 में कहा गया है कि हम टेम्पोररी लेवल पे बहुत सारे न्यायाधीश को हम नियुक्ति कर सकते हैं, ताकि काम काज में कोई डिस्टर्ब ना हो और जल्द से जल्द ये सारे जो पेंडिंग केस है वो खत्म हो जाए। 128 में कहा गया ना, देखो कभी कभी क्या होती है कि जो भी रिटायर्ड जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश स्पेशली, या तो उच्चतम न्यायालय को हो या उच्च न्यायालय को हो, उनको बुलाया जाता है क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस होते हैं, उनका पास काफी अनुभव होता है, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं केस में जो अनुभवी लोगों की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों में जो भी रिटायर्ड जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये 128 की बातें की गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनाई देंगे, 127 अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, और 127 अस्थायी रूप में, और 128 जो है ना वो सेवा निवृत्त करने के लिए जो भी रिटायर्ड जज है उनको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। देखो आगे अनुच्छेद 129 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। अब होती है कि अभिलेख न्यायालय क्या है ये समझना। देखो जैसे आप देखते हो ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की सजा सुनाई जाती है वो सर्वपरिमाण होती है। ठीक है, सर्वपरिमाण होती है और हर कोई को मानना होता है। जो भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा वो अपने प्रति अवमानना के लिए आपको दंड कर सकता है। जैसे मान लो ना कि कोर्ट को आपको सम्मान करना होगा, अधिकार और न्यायिक आदेशों की रक्षा करना होगा, अवमानना का मामला चल सकता है और दंड दे सकता है। समझते हैं? जैसे इसका मतलब ना अभिलेख न्यायालय का मतलब यही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल सर्वोच्च संस्था नहीं, बल्कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है ना कि जो भी इनका जजमेंट होता है, जो भी ऑर्डर देते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है, वर्तमान के लिए भी, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। मतलब ना एक कानून के रूप में इनको देखा जाता है। ठीक है, इनकी जो भी निर्णय होती है वो सब सवाल नहीं उठा सकते हो आप। मतलब अगर इन्होंने कोई सजा सुनाया तो आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी बात है ना कि प्रश्न चिन्ह आप नहीं लगा सकते हो, प्रश्न चिन्ह लगाना आपका अधिकार नहीं है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। मतलब ना ऐसा समझो कि जो भी हमारा न्यायालय है उसको पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो, ये सर्वोपरि है। जो भी सजा सुनाएगी वो आपको मानना होगा। देखते हो ना, कोई भी सजा सुनाई जाती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सजा सुनाई वो सही है। मतलब आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो, उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते हो, उनकी आप जो भी क्रेडिबिलिटी है उस पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। ये सब आप करोगे तो जो उच्चतम न्यायालय के पास पावर दिया गया है कि आपको अवमानना का केस में क्या करेगा, दंड दे सकता है। ठीक है, जिसे ना बोलता है कि कंडेप्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है, नहीं बोलते हैं कि आपने कंडेप्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना किया है, मतलब किसी भी न्यायालय के आदेश को, निर्णय को, उनकी गरिमा को आपने अपमान किया और उल्लंघन किया, तो इस केस में आप पे क्या होगा, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट के बात को उतना आलोचना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खुद इन्होंने ही बोला है कि 129 के तहत जो भी है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? मतलब हर हाल में आपको पालन करना होगा, ये है। यहाँ तक अगर आप मानना करते हो तो क्या होगा, जुर्माना लगा सकता है, कैद कर सकता है, बहुत सारे इसका प्रोसीजर है, अगर आप पनिशमेंट दे सकता है आपको। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया ना कि इंटीग्रिटी इसका बना रहे, क्योंकि क्या होगा ना, सर्वोच्च न्यायालय की एक गरिमा होती है और इसकी एक प्रतिष्ठा होती है। आप सोचो कि अगर मान लो ये सजा सुनाए, आपने मना ही कर दिया, मैं सजा को मानूंगा ही नहीं, तो भाई ऐसे तो कानून का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार से सजा को मानेगा, तो ये गलत है। ऐसे करने से क्या होगा ना, तो उनकी वैल्यू कम जाएगी। मतलब न्याय व्यवस्था का जो भी टैग लगा हुआ ना एक अच्छा मैसेज का, वो आपको टैग खत्म कर दिया जाएगा। फिर है न्यायिक आदेशों को पालन करना, जो होती है ना इंश्योर कम्प्लीमेंट्स, कि हमें न्याय व्यवस्था पे, जैसे बहुत से लोग को नहीं देखते हो बोलते रहते हैं कि मेरे को न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, जो भी सुप्रीम कोर्ट करेंगे वो मेरे हित में करेंगे, ये बोलते हैं कि नहीं, तो ये होती है पब्लिक कॉन्फिडेंस। ऐसे देखो, न्यायिक न्यायिक प्रणाली में पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और 129 जो है ना वो ट्रस्ट को बिल्ड करता है। मान लो कि किसी ने सजा सुनाया, आप सीधा बोल दिया मैं नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट फर्जी है, सुप्रीम कोर्ट ये फ्रॉड करता है, ऐसा करता है, ये सब देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट ऐसा परमिशन आपको नहीं देता है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आप इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। कोई भी सजा जो होगी इसकी सर्वपनि मान होगी। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये बात होती है। किसी भी व्यक्ति संस्था के प्रति आप आपजनक व्यवहार नहीं कर सकते हो, कोई भद्दा कमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको सब पता होगा। बहुत से लोग नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, तब भी देखोगे ना तो उनको माइंड, इतना माइंड में सेटअप दे दिया जाता है बचपन से कि सुप्रीम कोर्ट ही अच्छा है। ठीक है, मतलब गरिमा है, तो ऐसा होती है। ठीक है, तो 129 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा। देखो अभी वर्तमान स्थिति में आप देखोगे ना तो उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में है, लेकिन अगर चाहे उच्चतम न्यायालय कि मैं अपनी स्थान को परिवर्तन कर दे तो बिल्कुल कर सकता है। उनको जो बेस्ट पोजीशन लगे, जैसे वो मुंबई में अपना न्यायालय को आगे ट्रांसफर करना चाहता है तो कर सकता है, इनके पास पूरा पावर है, लेकिन संसद के परमिशन लेना पड़ेगा, मीन्स राष्ट्रपति जी को। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 133 जो है, सॉरी 130 जो है वो पूरा पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि जो अपना न्यायालय है ना, मुख्यालय, उनकी स्थान सीट कहाँ होगा, उनका भविष्य में बदलेगा या नहीं, ये सब तय करता है। ठीक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का अभी वर्तमान में आप नई दिल्ली में देखते हो, तो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को अनुमति के बाद ही किसी अन्य स्थान पे सर्वोच्च न्यायालय के
आसन व्यवस्था बैठा सकते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में न्यू दिल्ली है, भविष्य में देखो कहाँ होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन किया जा सकता है, वो समय बदलता है, समय के अनुसार होगा, ठीक है। अब आते हैं देखो अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? अनुच्छेद 131 है उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारता। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारता। देखो मतलब ना, जैसे देखो बहुत तगड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, जिससे क्या होती है ना कि हमारा देश में क्या है, 28 राज्य है और 8 यूटी है, ऐसा है। तो क्या है ना, कभी कभी जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपस में लड़ जाते हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया में फंस गए, टैक्स के लेके लड़ाई हो गया, बाउंड्री के लेके लड़ाई हो गया, या कोई नदी जल विवाद लेके लड़ाई हो गया, ये नहीं हो कुछ भी ऐसा कानूनी पेचीदा हो गया जिसका सुनवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के हित का सवाल है। या तो राज्य मतलब ना, राज्य और स्टेट के बीच में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, या दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गया, तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। मतलब ना, जब भी भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई कानूनी विवाद में फंस चुके हो, तो इसका समाधान सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही इसकी फैसला सुनाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार का निर्धारण करता है कि इसका ओरिजिनल जस्टिफिकेशन क्या होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का ये भी अधिकार कहा गया है कि भारत सरकार या अधिक राज्यों, दो या दो से अधिक के बीच किसी भी कानूनी अधिकार का जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, ठीक है। मतलब जो भी लीगल राइट्स डिस्प्यूट जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में आपको दाखिल करना होगा, निचली अदालत में नहीं। आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप नहीं जा सकते हो, आपको सीधे जाना होगा कहाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में। अब आती है कि अपीलीय अधिकार, मतलब ना अधिकारता का मतलब क्या होता है, मूल क्षेत्र का अधिकार। देखो ये अधिकार जो है ना, ये कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में कब लाया जाएगा, जब मामला लाया जाएगा भारत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हो गया हो, या दो स्टेट गवर्नमेंट में आपस में लड़ाई गया हो, इस तरह से ये सब विवादें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। अब किन विवादों को नहीं लाया जाएगा, तो कि जो प्राइवेटे काम होती है, जैसे भारत सरकार और कोई पीएसयू कंपनी आपस में लड़ाई कर लिया, तो ये मामला नहीं जाएगा, प्राइवेट कंपनी वाला नहीं जाएगा। मतलब कि या कोई पॉलिटिकल पार्टी की इशू कानूनी रूप से आ गया हो, तो फिर आप नहीं जा सकते, जाओगे लेकिन वो उसके लिए दूसरा मसला के तरह जाओगे। मतलब पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा, जो भी प्रोसीजर होती है ना उसके तहत जाना होगा, ठीक है। ये परमिशन आपको ये नहीं देता है, ठीक है। ये बात भी है। तो अनुच्छेद 131 में ही बोला गया है कि जो फेडरल बैलेंस होती है ना, उनको बना के रखना, निष्पक्ष रूप से बताना, और जो सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको बैलेंस करके रखना। मान लो कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, दो ही स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ गया हो और पूरा तू मैं हो रहा हो, तो इससे क्या होगा, देश की जो इंटीग्रिटी पे सवाल उठ जाएगा ना, हमारा संविधान क्या कर रहा है, मीन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो होती है उसको उठा दिया जाता है, ठीक है। तो 131 में यही बोला गया है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 131 सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मसले होते हैं उनको सोल्व किया जाता है, आपकी मसले नहीं। अगर आप प्राइवेट रूप से कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी के आप चेयरपर्सन हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, डायरेक्टर हो, आप चाहोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई कर लिए हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन आपका मसला सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय अधिकारता नहीं होगा, मतलब प्रारंभिक अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि आप इंडिविजुअली एक प्राइवेट संस्था हो, ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। अब आती है देखो अनुच्छेद 132 क्या कहता है। अनुच्छेद 132 क्या कहता है इसको समझते हैं। देखो अनुच्छेद 132 जो है ना, वो किसी भी मसला को संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो और उनका निर्णय जो होगा वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। जैसे मान लो यदि किसी उच्च न्यायालय ने किसी ऐसे मामले को निर्णय दे दिया हो जो संविधान का प्रश्न चिन्ह लगाता हो, जैसे मान लो हाई कोर्ट ने कोई ऐसा सजा सुना दिया हो जो उनको लग रहा है ना कि ये तो संविधान के प्रश्न चिन्ह को खड़ा कर दे रहा है,
या कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह है जिनको पब्लिक को भी जानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी डिटेल होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगी, उनको अपने पास केस बुला के उसको डिटेल सुन लेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई निचली अदालत जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, कोई भी वो क्या करेंगे, वो ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालत या उच्च न्यायालय के जो निर्णय होती है ना उनको रिव्यू कर सकता है कि वो सजा सुनाया, हर हर जो सजा सुनाती है ना हाई कोर्ट या जो भी, तो उनका रिव्यू करने का पूरा पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, मतलब 132 का दायरा बहुत बड़ा है। मतलब समझो कि यह अनुच्छेद केवल उन मामलों तक ही होता है जो संविधान की पूरी तरीका से व्याख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा देता हो। समझ रहे हो ना, जैसे कोई ऐसा कानून या संविधान के अनुरूप हो या नहीं हो, कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो नहीं हुआ हो, या संविधान का कोई धारा की व्याख्या नहीं हो, तो ये अनुच्छेद 132 जो है ना वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय में सुना जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न संविधान की व्याख्या में शामिल हो गया हो जो उच्च न्यायालय क्या है सर्टिफिकेट जारी किया हो, तो ऐसे मसले को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये होती है, ये मतलब ऐसा होती है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? 132 क्या होती है, मतलब ना कि जो भी उच्च न्यायालय में ऐसे किसी मामले को फैसला दे दिया हो जो संविधान से जुड़ा हो मामला, ऐसे में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ठीक है, समझ लो ना, जैसे मान लो कि अगर किसी राज्य का कोई कानून संविधान के खिलाफ बन गया हो या कोई व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, तो जो हाई कोर्ट के फैसला होगा ना वो आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की जा सकती है। ठीक है, ताकि संविधान का व्याख्या सही से हो सके और पूरे देश में एक कानून की समझ बने रहे, लोगों को लगे कि हाँ सही फैसला है। ठीक है, ये होती है। तो 132 समझ में आ गया। देखो 131 तो आपको समझ में आ गया कि अपीलीय अधिकार से, 132 वही है संविधान से जुड़ा हुआ मामला। और 133 क्या कहता है समझते हैं। देखो 133 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार का। देखो सिविल सिविल की बात हो रही है यहाँ पे, समझते हैं क्या बात है। देखो ये कहता है ना कि अगर किसी नागरिक उच्च न्यायालय का फैसला दे दिया हो, जैसे मान लो आपने क्या किया था, कोई ऐसा है जिसको नागरिक ने आपको हाई कोर्ट का फैसला आपको दे दिया हो। ठीक है, ठीक है, और उस पार्टी को मतलब उस पक्ष को लग रहा है कि ये फैसला गलत लगता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मतलब आपका ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका कोई केस हाई कोर्ट में सुना गया, आप उस जजमेंट से या उस सुनवाई से जो भी फैसला आया है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, बिल्कुल आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, नागरिक मामला क्या होती है, जैसे जमीन का कोई मकान का हो गया झगड़ा, संपत्ति बांटने वाला विवाद हो गया हो, या कोई अनुबंध का उल्लंघन हो गया हो, तो ऐसे मामले सिविल मामले कहलाते हैं, मतलब सिविल नेचर का होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले हाई कोर्ट में सुना गया हो, अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफाइड कर दिया हो तो यह मामला आप सुप्रीम कोर्ट में आप योग्य हैं, बिना किसी सर्टिफिकेट की अपील नहीं की जा सकती सिवाय आर्टिकल्स 136 की। देखो मैंने क्या बताया, 133 की मैं बात कर रहा हूँ। 133 में यही बोला गया है कि अगर किसी राज्य की हाई कोर्ट ने जमीन की जो मालिकाना हक से जुड़ा फैसला दे दिया और जिससे देश भर के कई लोग इस अधिकार से प्रभावित हो सकते हैं कि अरे ये तो मामला काफी अजीब सा सुना दिया, आपका फैसला किसी और को नुकसान हो रहा है या भविष्य में उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का भी फैसला तो सर्वोपरि होगा ना। तो ऐसे केस में उनको लगेगा कि नहीं ये अंतिम फैसला नहीं है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, समझ में ना, तो 133 में यही बोला गया है।
समझ में आ गया। 133 में ही बोला गया है कि भारत के किसी भी नागरिक विवाद सिविल डिस्प्यूट का अंतिम और सर्वोच्च निर्णय जो होगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। इससे नागरिक का जो न्याय होगा ना वो अंतिम अवसर में मिल जाता है और पूरे देश में एक जैसी इंटरप्रिटेशन बनी रहे। समझ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं ना कि जो हाई कोर्ट ने सजा सुना दिया वही आप मान लोगे। तो क्या होगा, मान लो कि हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाया वो कभी गलत भी हो सकता है और गलत हो गया तो वो रूल शायद पूरे देश में लागू हो जाए। तो आपकी सजा का जो सुनाया गया है जमीन वाला मसला वो किसी और को इफेक्ट कर रहा हो तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि आपकी आपकी भाई के बीच में लड़ाई हो गया और किसकी संपत्ति होगी किसकी क्या होगी, ऐसा होता है ना। तो अगर आपने हाई कोर्ट ने सजा सुना दिया और दोनों भाई असंतुष्ट हो गए तो ऐसा तो नहीं कि दो भाई का मसला हो, पूरे देश में भाई बहन है भाई भाई हैं तो ये मसला तो हर लोगों को इफेक्ट करेगा। तो ऐसे केस आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, ठीक है। जमीन की मामला हो, संपत्ति की मामला हो, धन का हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट की मामला हो, वो हाई कोर्ट अगर आपको फैसला सुना देता है, आप उस फैसला से संतुष्ट नहीं हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप पटिशन डाल सकते हो, आपकी बात को रखा जाएगा। बट मेन पॉइंट है ना, ये सिविल नेचर का होना चाहिए तभी मामला हाई कोर्ट सुना दे और मामला हाई कोर्ट ने सुन लिया हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं, आपका मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, पहले मामला को हाई कोर्ट में सुना जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट आपको सेटिस्फाइड मिलना जरूरी है ना कि यह मामला कोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं। कब अपील की जा सकती है, जब हाई कोर्ट आपका फैसला महत्वपूर्ण कानूनी रूप से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉ से जुड़ा हो, यह सवाल किसी एक व्यक्ति के नहीं, लग रहा है पूरा देश में असर डाल देगा ये कानून, तो ऐसे केस को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, ठीक है। ये है अनुच्छेद 143। देखो मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। अगला है अनुच्छेद 134 के का, देखो ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, वही 133 से 134, मतलब उच्चतम न्यायालय में अगर 133 ने सेटिस्फाइड कर दिया और परमिशन दे दिया कि हाँ आप उच्चतम न्यायालय जाइए तो आपको एक प्रमाण पत्र दे देगा हाई कोर्ट कि मैंने इस सजा को ऐसे सुना, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बिल्कुल समझ में आ गया। तो मतलब ना अनुच्छेद 134 में ही बोला गया है। अब देखो 134 में देखो ये तो सिविल मामला था, देखो यहाँ पे सिविल की बात किया गया, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं, सिविल की मामला है। लेकिन अगर आपराधिक मामला हो तो, आपराधिक मामला हो तो 134 में बोला गया है कि अगर आपराधिक मामला हो तो, जैसे ये आपराधिक वाले मामला होती है, अगर कोई आपराधिक मामला हो जैसे क्रिमिनल केस, ये तो सिविल केस था, ये तो सिविल केस था, इसमें को क्रिमिनल की बात नहीं आएगी, ये इसमें आ जाएगा ये सिविल वाले। लेकिन 134 में बोला गया ना कि कोई क्रिमिनल केस हो और हाई कोर्ट ने फैसला जजमेंट दे दिया हो और किसी व्यक्ति को लग रहा है कि ये फैसला गलत है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। समझ रहे हो ना, ये तो 134 के पावर था आपको। देखो ये हर इंसान को जानना चाहिए, बहुत से लोग को पता नहीं होता है, ठीक है। तो कानूनी सलाह लेते हैं वकील से और वकील मोटा मोटा रकम पैसा झटक लेता है। अब मेरा ऐसा केस होगा तो मैं तो जानकार हूँ, मुझे पता है, और आजकल तो नेट की जमाना है, हर कोई जानकार। देखो भारतीय संविधान ऐसा नहीं कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानो, आपका अधिकार को भी पता चल जाता है कि आपके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिया गया ना हमारे संविधान, उसको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि आप एक सक्षम नागरिक हो सके। ऐसे तो अनपढ़ बहुत लोग हैं धरती पे जो आपको दोषी ठहरा देंगे, लेकिन जो रियलिटी है उससे तो आप सामना कर सकते हो ना, ये है। तो 133 के साथ सिविल मामला होगा, 134 के तहत जो भी क्रिमिनल केस होगा, मान लो कि आपने हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने आपका फैसला सुन लिया और आप उस फैसला से संतुष्ट नहीं हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अपराधी में दोषी ठहराया गया हो, वो अपने बचाव में क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो 134 के तहत वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब क्रिमिनल केस क्या होती है आप सभी जानते हो, हत्या करना, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, ये सब क्या है क्रिमिनल केस में आती है, ठीक है। अपील कब
कर सकते हो? अपील आपको 3 स्थिति में ही करना होगा। जब हाई कोर्ट किसी ने व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया हो, डेथ पेनल्टी दे दिया हो तब, या हाई कोर्ट ने निचली अदालत के बरी जो भी फैसले को पलट कर दोषी दे दिया हो, या हाई कोर्ट मतलब सर्टिफाइड कर दिया हो, एक सर्टिफिकेट होता है, अनुमति पत्र होता है, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय योग हो सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। और ये मामला क्या है, हाई कोर्ट से जुड़ा हो या व्यक्ति का सजा या दोषी दिया गया हो, तो हाई कोर्ट में आप सर्टिफिकेट ऑफ अपील, जो भी सर्टिफिकेट दिया गया उसके थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो ये 133 क्या कहता है, 133 सिविल मामले के लिए ऐसा होगा, और 134 क्या कहता है, 134 क्या कहता है, क्रिमिनल केस के लिए ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आते हैं 135। देखो 135 क्या कहता है समझते हैं। करा विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रयुक्त होना। देखो क्या होती है ना कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उन सभी अधिकारों का उपयोग करता है जो फेडरल कोर्ट के पास पहले से स्वतंत्र थे। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो ऐसा तो नहीं ना कि संविधान लागू होने से पहले बहुत सारे ऐसे चीज थे जिन कानून ही नहीं थे। बहुत सारे कानून बनाए गए थे, अंग्रेज के द्वारा बनाए गए थे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जो आज भी सुप्रीम कोर्ट उसको यूज करता है। समझ रहे हो ना, मतलब जो ब्रिटिश काल से जो भी फेडरल कोर्ट के पास थी ना, वो शक्तियां आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसा नहीं कि उसको कोई छीन लिया। मतलब 135 में यही बोला गया है कि जो भी पावर पहले सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था आजादी से पहले, वो अभी भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि उसकी पावर को छीन लिया गया हो, नहीं, सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना, एक भारत का सर्वोच्च न्यायालय था पहले के रूप में, आप जानते होंगे, जो ब्रिटिश संविधान के तहत काम करता था उस टाइम जब अंग्रेज के था। लेकिन जब स्वतंत्रता हुआ, भारत की आजादी मिली, संविधान बना संविधान सभा द्वारा, फिर क्या किया गया, संविधान लागू हुआ, तो ऐसे केस में क्या हुआ ना, फेडरल कोर्ट को नाम दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा तो नहीं ना कि जो फेडरल कोर्ट की जो पावर थी वो छीन गया और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कुछ और हो गया, नहीं, वो पावर सब ट्रांसफर हो गए और जो पावर पहले थी वो भी अभी अवेलेबल है। सिंपल शब्दों में कह सकते हो ना, देखो ये भी पावर देती है 135 कि अगर संसद कोई जब तक कोई नया कानून ना ला दे, सुप्रीम कोर्ट के पास वही शक्तियां रहेगी जो फेडरल कोर्ट के पास थी। देखो कभी कभी क्या होती है ना, जैसे आप प्रश्न की लगा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का पावर अभी बहुत तगड़ा है, और आप जानते हो कि हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग है। ठीक है, अलग है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लो संसद ने कोई ऐसा कानून ला दिया हो जो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर को ही कम करता हो। जैसे आपने एक विवाद सुना था, जो कॉलेजियम सिस्टम था ना, उनको सुप्रीम कोर्ट रद्द करना था। मतलब जो वर्तमान जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो चाह रही थी कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके और एक अपना सिस्टम लाए जहां से मुख्य न्यायाधीश की सिलेक्शन हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट ना था वो बोला कि भैया ये गैर कानूनन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा करना गलत है। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाएंगे शायद किसी के इशारा पे काम कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता ना। तो ये क्या हो रहा थी, सुप्रीम कोर्ट को एक पावर को क्या किया जाता, कम कर सकते थे। तो ऐसे केस में आप ही जानते हो कि कॉलेजियम सिस्टम चलती है, तो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने का प्लान था वर्तमान गवर्नमेंट के साथ। क्यों था, क्या था, देखो ये अलग डिबेट है, इस पे बहस करना हम लोग की बस की बात नहीं है। ठीक है, तो 135 में यही बोला गया है कि जो 1950 से पहले जो भी अंग्रेज के द्वारा फेडरल कोर्ट था ना, फेडरल कोर्ट को ही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था 1935 में। आप जानते हो ना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था इस तरह से। तो ये थी, तो जो भी पावर फेडरल कोर्ट के पास थी वो अभी भी पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, कोई खत्म नहीं किया, क्योंकि संविधान के द्वारा सारे पावर अवेलेबल है। ना कोई संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो उसकी पावर को कम करे। तो ये ऐसा बात कहाँ बोला गया है,
135 में बोला गया। ठीक है, संविधान के बाद समझ में आ गया होगा। अब आती है 136। देखो 136 क्या बोलता है, कह रहा है कि 136 ने अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। देखो ऐसा क्या होती है ना कि कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत हो या ट्रिब्यूनल जैसे फैसले के खिलाफ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ऐसे फैसले होती है जो सर्वोच्च न्यायालय जो होती है ना, वो अदालत जो भी अदालत हो या ट्रिब्यूनल हो उसके फैसले के खिलाफ हो जाती है। अगर उसे उचित लगे कि ये विशेष अनुमति स्पेशल लीव लेकर अपील को सुन सके तो सुन सकता है। जैसे ऐसे समझो कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में सीधा आने योग्य नहीं है, जैसे नहीं होता बहुत सारे मसला जो होती है ना, लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं डायरेक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं भाई आप डायरेक्ट यहाँ क्यों आए हो, पहले आप हाई कोर्ट जाइए ना, वहां पे सुनाया जाएगा, आप देखिए वहां पे क्या होती है। अगर तब भी मतलब कोई भी अगर कोर्ट को लगता है कि यह न्याय नहीं हुआ है तो अपने अधिकार को उस मामले को सुन सकता है। जैसे मान लो ये सुप्रीम, और ये पावर तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास है, मतलब मुझे लगा कि न्याय नहीं मिला, विशेष अनुमति दे, तो ऐसे मामले को आप, मामला तो गंभीर है, उसे स्वीकार कर लेता है। जैसे ये पावर 136 में दिया गया, ध्यान रखना ये पावर 136 में दिया गया है कि कोई सिविल मामला हो, कोई क्रिमिनल मामला हो, कोई लेबर वाला मामला हो, कोई टैक्स का हो, कोई सर्विस का हो, या कोई ट्रिब्यूनल हो, यानी कोई भी अदालत का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट उसे चुनौती देने के लिए अनुमति दे सकता है। या कोई स्पेशल लीव का मामला हो, समझ रहे हो ना, तो ऐसे या देखो ऐसा होता है, ये कब ऐसा होता है, जब कोई निचली अदालत जो है ना वो न्याय देने में गलती हो गई हो, या मामला कानून या संविधान के प्रश्न चिन्ह से जुड़ा हो, ऐसा भी तो होता है ना। दूसरा है जब कोई मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो या निर्णय न्यायपूर्ण या गलत प्रतीत हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अनुमति नहीं देता। अगर मामला बहुत ही मामूली हो, मतलब ना छोटा मोटा हो, या अगर व्यक्ति को पहले अपील के सारे रास्ते खत्म किए हुए हो, तो ऐसे मामले में भावनाओं पर आधारित हो जाती है। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। देखो 136 में ये कहता है, देखो 136 क्या कर रहा है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। मतलब ये कह रहा है, सिंपल भाषा में समझो कि अगर किसी निचली अदालत कौन, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला गलत हो गया हो जाता है ना, कभी कभी बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो गलत सुना दिए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अनुमति मांग सकता है कि मेरा मामला भी सुन लीजिए। समझ रहे हो ना, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये वास्तव में न्याय नहीं हुआ है तो वह कह सकता है कि ठीक है हम मामला सुन लेंगे, आइए मेरे पास। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत का फैसला खारिज या बदल सकता है, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो हाई कोर्ट सुना दिया और उनको क्या करती है, री अपील करने का तो ऑप्शन रहता ही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को रद्द करेगा और उस फैसला को अपने आप सुन लेगा। लेकिन ये स्पेशल लीव पिटीशन होता है, इसी को बोला जाता है, मतलब स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट को खास अनुमति लेकर अपील करना होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि रवि को जिला अदालत ने 10 साल का सजा दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना, देखो मैं समझाता हूँ इसको आसान भाषा में। 136 की मैं बात कर रहा हूँ भाई, और कोई आर्टिकल्स की नहीं बात कर रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कोई पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है ए, इसको निचली अदालत ने 10 साल का सजा सुना दिया। ठीक है, अब वो तो ऐसा तो नहीं कि ये इस सजा को मान लेगा, वो क्या करेगा, हाई कोर्ट के पास, ये निचली अदालत ने दिया है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया, फिर ये क्या किया, हाई कोर्ट के पास चला गया, हाई कोर्ट के पास भी ये सजा को बरकरार रखा, मतलब 10 साल ही रखा, बोला नहीं आपका सजा ठीक है 10 साल ही होगा। लेकिन रवि को लग रहा है कि नहीं मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन होती है वो डाल सकता है। ठीक है, कहते हुए कि मेरा जो केस है वो गलत सुना गया है, कृपया इस पे आप न्याय दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सच में गलती हुई है, चेक करेगा ना, वेरिफिकेशन तो करेगा ही,
तो मामला को अपने पास सुनने के लिए ले सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले होती है, क्यों? क्योंकि होती है ना, तो यही है मतलब ना, समझ में आ गया। तो मान लो एक पर्सन ए था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसने सजा सुना दिया कि ये 10 साल है, हाई कोर्ट के पास गया, वो भी 10 साल सुना दिया, तो 2 कोर्ट से 10 साल का सजा सुन चुका है। तो आखिरी विकल्प तो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी विकल्प होगा, तो वहां पे SPL डालना होगा, स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट देखेगा उस मामला को कि लग रहा है कि इसके साथ सही में इनजस्टिस हुआ है, तो वो सारे जो भी केस होंगे वो अपने पास बुला लेगा और फिर सुनेगा। और ऐसा नहीं कि आप देखो प्रश्न ये आता है ना, क्या 10 साल सजा को कम कर देगा? वो डिपेंड करेगा, सुप्रीम कोर्ट पूरा एविडेंस कलेक्ट होगा, सही से वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारे वकील जो होंगे राइट साइड लेफ्ट साइड सब आपस में डिबेट करेंगे, कुछ भी हो सकता है, फैसला रद्द भी हो सकती है, 10 साल का फैसला खत्म भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यही खास बात है ना, किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसला को लागू होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति के जहां न्याय नहीं मिला हो, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि कृपया मेरा केस भी सुनिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसला होती है, लेकिन ये मसला गंभीर होगा तभी सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मसला हो आप चले गए, ऐसा नहीं। मतलब ना, जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे मसला होती है जो सुप्रीम कोर्ट क्या कानून के अदालत में उतना बड़ा नहीं दिखता है, केस कोई बड़ी कानून नहीं लगती है। ऐसा तो नहीं ना कि हर समय गलती कर ही देगा हाई कोर्ट या वो, नहीं, ये बड़ा बड़ा केस होती है, समझ रहे हो ना। अब आती है 137, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक है, 137 समझते हैं। देखो 137, 137, 36 तो समझ में आ गया। 137 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, देखो यहीं पे आता है एक वर्ड, जिसका वर्ड हम